नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर कुमार। मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज हमारा है एनटीपीसी स्पीड टेस्ट एसवीटी 3 का सॉल्यूशन। कुछ बच्चे एसवीटी का फुल फॉर्म पूछ रहे थे, उनको मैं बता दूं। एसवीटी का फुल फॉर्म है आपका स्पीड बूस्टर टेस्ट। इस टेस्ट लेने का मकसद यही है कि आपका टाइम मैनेज करवाना, आपको माइंड को इस तरह ढालना कि आप कैसे टाइम के प्रेशर में सवाल बना सको। इसीलिए टाइम भी कम हम दे रहे हैं और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जा रहा है, जैसे कि स्टेज में देखने को मिला। और एसबीटी 3 का भी टॉपर अमर कुमार ही रहा, और लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। और चलते आज की सॉल्यूशन की तरफ। जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको बता दूं, यह जो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं इसका हर दिन टेस्ट लिया जाता है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों जगह क्वेश्चन अपलोड कर दिए जाते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे है। आप वहां जाकर ज्वाइन कर ले, हर दिन टेस्ट में पार्टिसिपेंट ले, भाग ले। चाहे आपका एक क्वेश्चन ही बने, 2 क्वेश्चन ही बने, आप आंसर सेंड करें। और हर दिन आपको एनालिसिस करवाया जाता है, आप उस एनालिसिस करें। हो सके तो क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते चलें और हर दिन का सॉल्यूशन आप समझने की कोशिश करें। ये ज़रूर आपको एग्जाम में हेल्प देगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग चलते सॉल्यूशन की तरफ एसबीटी 3 का। यहाँ मैंने क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिया है, जो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं आप। ऐसे सारे ग्रुप में चैनल पे है, आप पर डाउनलोड कर लेना। चलते हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा फ्रेंड्स, किसी वस्तु पर 20% छूट की पेशकश की गई और एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक को 15% नगद वापस जीतता है, तो उसको मिली प्रभावी छूट बताए। देखो ये क्वेश्चन में वो जो 15% उसे नगद मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो उसके लिए तो छूट के समान ही हुआ ना, क्योंकि उसको तो 15% पहले ही दे रहा था दुकानदार। ठीक है, बाद में उसको 15% प्रोमो कोड में उसको एक तरह से लकी ड्रॉ निकल गया, तो कहीं ना कहीं वो भी उसके छूट के बराबर ही उतना पैसा रिटर्न होगा। तो प्रभावी छूट का फॉर्मूला होता है, दोनों जब 2 छूट दिया रहे तो आप उस दोनों छूट को जोड़ दो और माइनस दोनों का गुना करके 100। मतलब कहीं ना कहीं मेरा x + y - xy बटा 100। इस फॉर्मूला को देखना मैं कितने अच्छे से कितने जगह इस्तेमाल करता हूँ। आप लोगों ने इसे 2-3 जगह ही इस्तेमाल करना सीखा है, मैं इसका मैक्सिमम जगह इस्तेमाल करके कैसे हम सवाल को मिनिमाइज करते हैं, टाइम बचाते हैं। आप इसे अच्छे से याद कर लो। याद कर लो कि जब जो छूट हो तो दोनों को जोड़ते हैं, तीसरे में माइनस करके घटाते हैं, जो निकलता है वो मेरा हो जाता है 32%। ठीक है, अगला क्वेश्चन था मेरा 57 और 513 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखो महत्तम समापवर्तक का मतलब ही होता है वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो काट दे। आपका ऑप्शन था 10, 57, 3, 27। आपका ऑप्शन क्या क्या था फ्रेंड? 10 था, 57 था, और क्या था? 3 था, 27 था। देखो इस तरह के सवाल को आप ऑप्शन से कैसे बना सकते हो? तो हमें पता है कि महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। और महत्तम समापवर्तक क्या होता है? तो महत्तम समापवर्तक होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए नंबर को काट दे। बेटा हमारा ऑप्शन क्या था फ्रेंड? तो हमारा ऑप्शन था 10 था, 57 था, 3 था, 27 था। इसमें बड़ी संख्या आपको कौन दिख रहा है? ऑब्वियस सी बात है 57। अब आप 57 से काट कर देखो तो 57 से 57 कट जाएगा। इससे आप काट के देखो तो देखो अंतिम में 3 है, तो आप क्या कर सकते हो? 7 3 21, 7 6 13, 6 बार में लगा के देखो तो 7 6 नहीं, 7 6 13 नहीं फ्रेंड्स, आप इसे 7 से काटोगे तो 9 बार में करके देखो तो 9 7 63, 9 5 45 और 6 51, 513 आ गया। इसका मतलब है कि मेरा आंसर क्या हो गया? 57 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको मान लो नंबर हमारा बड़ा बड़ा दे देता, ठीक है, जैसे 47 दे देता, 31 दे देता, उसके आसपास में, तब आप क्या करते? ये देखो एचसीएफ जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल आप ये जान लो कि जब 2 संख्या का एचसीएफ निकालना हो तो आप कुछ मत करना, इन दोनों को घटा देना।
कितना आया 456। क्या देखो तो 456 इसको काट सकता है क्या 57 को? नहीं काट सकता है ना। इसका मतलब इसको और ब्रेक करते हैं। इसको जैसा ही हमने ब्रेक किया था 4 इंटू 114 आ गया, तो 4 से यह नहीं कटेगा, मतलब यह भी एचसीएफ नहीं होगा। फिर 114 भी देखो तो ये नहीं काट पाएगा, ये भी एचसीएफ नहीं होगा। फिर अब इसको ब्रेक कर देना, तो अब जैसे ही ब्रेक करोगे तो आपका निकल जाएगा 57, जो कि आपको दिख भी रहा है। जब एक नंबर दिखा तो दूसरा भी काटने की कोशिश करना, कटेगा तो ये आपका हो जाएगा एचसीएफ। वरना आप ऑप्शन का सहारा ले सकते हो। इस तरह के सवालों में आप अच्छा होगा ऑप्शन का ही हेल्प लेना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण में से किसके मूल बराबर है? आपको बोला मूल बराबर क्या। जब मैं द्विघात समीकरण पढ़ाऊंगा तो इसको अच्छे से बताएंगे। फिलहाल आप ये जान लो, 10वां भी आपने पढ़ रखा होगा कि यदि मूल अल्फा और बीटा हो, द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो, तो समीकरण जो बनता है ना फ्रेंड्स, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुने एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, और ठीक है फ्रेंड्स, आप एक ये जान लो, एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया जिसको अभी सवाल से कुछ लेना देना नहीं है। एक बात जान लो, आप जब भी समीकरण इस रूप में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो, तो आप जान लो कि जब मूल बराबर होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब आप ऑप्शन के थ्रू जाना, ठीक है, और हर ऑप्शन से चेक करके देखना कि कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी हमने देखते हैं कि मेरा 14 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 49 करने पे मेरा 0 आता है, तो वह मेरा आंसर हो जाएगा सही। उम्मीद है आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा जो लोग इससे पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। या आपको मैं चाहूँ अगर 5 से 6 मिनटों में समझाना, जो मुश्किल नहीं है, ये चीज़ अभी उन्हीं को समझ में आया होगा जो पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो लोग पहली बार द्विघात समीकरण इस टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं, आप समझने की कोशिश अभी ना करें। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे हम इसका स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए त्रिभुज 4 क्वेश्चन देखिएगा। उम्मीद है आप सब जब भी आप सॉल्यूशन देखो किसी भी मेरे टेस्ट का, कोशिश करो सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लो, ताकि आपका माइंड में रिकॉल हो जाए कि आपने उस दिन क्या क्या गलतियां की थी, क्वेश्चन कौन कौन आपका रह गया था। ठीक है, तब आपको सॉल्यूशन में अटैचमेंट बढ़ पाएगा, आप उस सवाल से जुड़ पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप है। ठीक है, ए बी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और इसकी संगत भुजा डी ई की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ए बी सी की परिधि और डी ई एफ की परिधि का अनुपात ज्ञात करें। फ्रेंड्स आप देख लो, पहले थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूं समरूप के बारे में, रुक जाओ। अगर हम ले लेते हैं फ्रेंड्स ए बी सी, ठीक है, इधर हम ले लिए डी ई एफ। अगर आपको हम बोल दिए कि यह दोनों ये समरूप का साइन है ऐसा वाला, ठीक है, अगर आपको हम बोल दिए ना कि ए बी सी समरूप है डी ई एफ के, आप ये जान लो, अभी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये ज्योमेट्री का है, सिमिलरिटी टॉपिक है, जिसको समझने में कम से कम 2 वीडियो में बनाने पड़ेंगे आपको समझाने में। फिलहाल मैं जो आपको बता रहा हूँ केवल उतना ही समझो, क्योंकि उसमें हम लोग देखते हैं कि पहले इसकी कंडीशन पढ़ते हैं कि समरूप कैसे होते हैं, एंगल 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 से, साइड से, है ना, वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये जान के चलो कि अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है, ए बी सी और डी ई एफ, तो ये जान लो इसका मतलब हुआ कि यह इसके संगत भुजा हुआ है। ए बी का संगत हो जाएगा डी ई, ए सी का संगत हो जाएगा डी एफ और बी सी का संगत हो जाएगा ई एफ। मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जब समरूप होंगे तो इनके संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। कहने का मतलब है कि ए बी बट्टे डी ई जो है वह बराबर होगा बी सी बट्टे ई एफ के। उसी तरह आपका क्या बराबर हो जाएगा, ए सी बट्टे डी एफ का। ठीक है, कंटिन्यू हो जाएगा। और आप जान लो कि 2 त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात भी बराबर उसी अनुपात में होते हैं, उनके परिधि का अनुपात भी उसी अनुपात में होते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज देखो, अब एक चीज और जान लो, आप समरूप त्रिभुज का प्रॉपर्टी लिख लो। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो लिख लेना कि समरूप त्रिभुज, आप ऐसा लिखो कि किसी भी 2 त्रिभुज
में अगर समरूपता की स्थिति हो, या आप बोलचाल की भाषा में बोलो, यदि कोई भी दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके जो संगत भुजा का अनुपात होगा वही परिधि का अनुपात होगा। आप लिख लो। देखो इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी हम पढ़ाएंगे आपको, हाइट का भी वही होता है, माध्यिका का भी वही होता है, पर जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम डील करते चलेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन से रेलिवेंट यही टॉपिक है, यही कंक्लूजन निकलता है कि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी परिधि का जो अनुपात होगा वह उनके भुजा के अनुपात के बराबर होगा। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपसे त्रिभुज ABC और DEF बोल रखा था कि भैया ये दोनों समरूप हैं, फिर आपको बोला कि इनके परिधि और इसके परिधि का अनुपात बताया था। हमने अभी अब क्या बताया कि परिधि का अनुपात जो होगा उसके संगत भुजा का अनुपात का होगा, और संगत भुजा AB दिया था 12, DE दिया था 8। अब काटोगे 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, तो 3:2 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और सीख लो आप यहाँ पे, कि हो सके अगला टेस्ट में क्वेश्चन आ जाए कि अगर ना आपको ये परिधि न दे करके ना एरिया पूछ बैठता है। क्या पूछ बैठता है? एरिया। एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल। अगर दोनों का यहाँ पे परिधि का अनुपात पूछा था ना, आपसे पूछ बैठता एरिया, तब आप कुछ मत करना, जो भुजा का अनुपात निकला है ना आपका, क्या है 12/8 है ना, आप इससे कट करोगे तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। एरिया कभी भी पूछे ना तो आप इस भुजा का स्क्वायर कर देना, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। आपने क्या देखा कि अगर दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा दे दे, अगर परिधि का अनुपात पूछे तो जो भुजा का अनुपात होगा वही हमारा परिधि का अनुपात होगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछ देवे तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे, वो आपका निकलेगा क्षेत्रफल का अनुपात। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। चलो, ये क्वेश्चन मेरा है -4 5 कोऑर्डिनेट दिया हुआ और 3 -2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के अभिलंब रेखा के ढाल को ज्ञात। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, कॉन्सेप्चुअल था। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, कॉन्सेप्चुअल था। शायद कुछ बच्चों ने इसका आंसर भी किया था। क्वेश्चन ये 5 में आपको जरा सा बता दूं, इसका आंसर किसने किया था? 5 का आंसर बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर बहुत ही खूबसूरती से किया था। इस क्वेश्चन को देखो आप कैसे बनाओगे। आप एक चीज जान लो, पहले आप ढाल निकालना सीखो। तो जब भी x1 y1 क्या दे देवे आपका, x1 y1 x2 y2, अगर दो आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे देवे और उसके बीच का ढाल पूछ देवे, तो ढाल निकालने का सूत्र होता है y2 - y1 x2 - x1। ठीक है। अच्छा, और आप एक चीज और जान लो कि जब दो रेखा एक दूसरे पर अभिलंब हो, जैसे क्वेश्चन भी बोल रहा है, तो आप ये जान लो कि दो रेखा अभिलंब हो, इसका ढाल m1 हो, इसका ढाल m2 हो, तो दो रेखा का ढाल का जो गुणनफल होता है वह -1 के बराबर होता है। ठीक है। अब देखो, हम उस बिंदु से हमने क्या किया, पहले ढाल निकाल लिया। -4 5 था और 3 - 2 था मेरा। हमने ढाल निकाला y2 - y1, तो -2 - 5, x2 - x1, तो मेरा ढाल निकल गया -1। लेकिन आपसे इस बिंदु का ढाल नहीं पूछा है। अगर आपसे पूछता है कि दिए गए बिंदुओं का, फ्रेंड्स अगर आपसे पूछता है कि दिए गए बिंदुओं का ढाल निकाले, तो आप कुछ मत करना, सीधा y2 में से y1 घटा देना और x2 में से x1 घटा देना। यह x1 x2 y1 y2। ठीक है। लेकिन आपसे इस बार इतना ही नहीं सवाल पूछा गया था, आपसे पूछा गया था उस बिंदु का ढाल निकाले जो इस दिए गए रेखा पर अभिलंब है। तो हमने अब क्या बताया, अभिलंब मतलब 90 डिग्री। तो जब दो बिंदु रेखा एक दूसरे पर अभिलंब हो तो उनका ढाल का गुणनफल -1 होता है। इसका मतलब है कि दूसरे का जो ढाल हो जाएगा पहले का बट्टा में चला जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा -1। यहाँ पे माइनस छूट गया है, नहीं माइनस नहीं छूटा है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा माइनस इंटू -1 हो जाएगा और मेरा आंसर हो जाएगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये समझ में आपको, और फिर से मैं क्लियर कर दूं आपको।
ये आपका इसका ढाल निकला ना -1, है ना। अब देखो m1 इंटू m2 बराबर अगर -1 होगा बुआ, और इसका ढाल मेरा निकला है -1, तो माइनस माइनस कट गया, तो m2 क्या मिल गया आपका 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा था, ऐसी दो संख्या पता करें जिसका माध्य अनुपात 12 है तथा तृतीय अनुपात 768 है। इस तरह का सवाल जब भी मिले आप हमेशा ऑप्शन के थ्रू जाना, लेकिन कॉन्सेप्ट तो पता होने चाहिए। तो आप जान लो कि माध्य अनुपात, जब भी जो लोग इस वर्ड को पहली बार सुन रहे हैं वो आप सीधा समझ लो कि जब भी माध्य अनुपात बोलेगा तो आपको 2 नंबर देगा। ठीक है, कुछ भी नंबर दे देगा। और आपको बोले ना कि माध्य अनुपात निकाले, तो आप क्या करना, आप क्या करना, उस दोनों संख्या को गुना कर देना और उस पे क्या लगा देना, अंडर रूट लगा देना। ये हो जाएगा आपका माध्य अनुपात। ठीक है, और एक वर्ड अगर यूज करें आपका तृतीय अनुपात, जो लोग पहली बार इस वर्ड को सुन रहे हैं बस आप सुने और उसको जहन में बैठा ले कि भैया अगर दो संख्या दे देवे और हमसे पूछ बैठे कि इसका माध्य अनुपात निकाला। माध्य अनुपात शब्द समझो दिमाग मतलब आ जाता है कि क्या होता है, जब रेशियो पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। फिलहाल आप यही माइंड में सेट कर लो कि अगर दो संख्या दे के माध्य अनुपात बोल दे, ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो गुना करके आप उस पर रूट लगा देना। और तृतीय अनुपात पूछे तो आप b² मतलब दूसरे नंबर का स्क्वायर करके उसको पहले नंबर से भाग दे देना। तो अब आपने सीख लिया। अब आपसे के आपके क्वेश्चन में क्या दे दिया था, आपके क्वेश्चन में पहले ही दे रखा था कि दो संख्याओं का माध्य अनुपात 12 है, तृतीय अनुपात 768 है, तो संख्या पता करें। अब बताओ आप ऐसे कैसे संख्या पता करोगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन का हेल्प लेते हैं, और जैसे ही आप ऑप्शन बी उठाओगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका 3 इंटू 48 करोगे, रूट लगाओगे तो इसका गुना आ जाएगा 144। 144 का अंडर रूट आता है 12, तो आपको माध्य अनुपात 12 आ गया। इसका मतलब यह हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 2 में 12 आ जाए तो फिर आप दूसरा भी चेक कर लेना तृतीय अनुपात निकाल के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सेवन नंबर क्वेश्चन था मेरा, एक वर्ग में एक वृत्त खुदा हुआ है, यदि उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14√2 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो वृत्त का क्षेत्रफल मतलब πr², मतलब हमें अब क्या चाहिए, त्रिज्या। यह जो है वृत्त, देखो एक चीज समझो आप, अगर हम इसके अंदर ना वर्ग बना देवे, अगर इसके अंदर हम वर्ग बना देवे, देखा थोड़ा ठीक से नहीं बन रहा क्योंकि उंगली से लिखना पड़ रहा है। देखो अगर ये सब इसको बॉर्डर को टच कर रहा है, ठीक है ना। अगर इसके अंदर वर्ग बना देवे, सॉरी वृत्त बना देवे वर्ग के अंदर, तो आप एक बात बताओ, ये यहाँ टच कर रहा है, ठीक है, तो जो इस वर्ग की भुजा होगी वही इस वृत्त का व्यास होगा। ठीक है, अच्छा अगर वृत्त का व्यास हमें पता चल जाए, ठीक है, अगर वृत्त का व्यास पता चल जाए तो उसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो इसका वृत्त का त्रिज्या पता करने के लिए हमें पता करना होगा भुजा, वर्ग की भुजा। ठीक है, क्योंकि जो वर्ग की भुजा वही वृत्त का व्यास है, और व्यास का आधा d/2 आपने पढ़ा ना त्रिज्या होता है, तो ये त्रिज्या मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा दिया हुआ है वर्ग का विकर्ण, क्या दिया हुआ है, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण कितना दिया है, तो 14√2। और आप जान लो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने वर्ग की भुजा। तो वर्ग का विकर्ण मेरा 14√2 है, √2। अब भुजा को हम मान लिए s, तो s बराबर मेरा √2 से √2 कट गया, निकल गया 14। मतलब इस भुजा का मान मेरा कितना निकल गया, 14। अब हमें चाहिए वृत्त की त्रिज्या। हमें पता है वृत्त की जो त्रिज्या होगी वृत्त की जो त्रिज्या होगी वह वर्ग के भुजा की आधी होगी। तो हम यहाँ से त्रिज्या जो है इस भुजा का आधा कर दिए तो निकल गया 7, और वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा मेरा πr² 154। देखो फ्रेंड, कुछ चीज ना पहले से प्रिपेयर करके जाओ। वो क्या क्या करके जाओ, देखो अगर आपसे याद कर लो कि अगर ये बहुत बार आएगा, अगर त्रिज्या 7 हो तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ सर्किल जो होगा 154 होगा। आप इसे रट्टा ही मार जाओ,
और पेरीमीटर जो हो जाएगा 44 होगा। ठीक है, इसे आप याद कर लो, बहुत बार आपके लाइफ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। यदि कॉट बराबर -4/3 तो x का मान क्या होगा? ये जो आप सॉल्यूशन देख रहे हो, अगर समझ में आया तो सही है, अगर ना समझ में आया तो आप ट्रिग्नोमेट्री का मेरा आप शायद सेकेंड या थर्ड वीडियो देखना, उसमें मैंने बहुत खूबसूरती से इस चीज़ को समझाया है कि कैसे एंगल बदलते हैं, कैसे नो चेंज होता है, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप जाइए मैं ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट सेकेंड या थर्ड वीडियो देखिए, फिर आपको ये क्वेश्चन इजी लगेगा, बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 9 क्वेश्चन है मेरा। एक वर्ग में, सॉरी ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। 9 क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि पर 11.1/9% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपया है तो धनराशि बताएं। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, आपसे इस सवाल में बोला है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 56 दिया तो धनराशि बताएं। आप कुछ मत करना, ऐसा सवाल जब भी आए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, आपको पता ही है, जो आपका यह जो दिया है ना दर, आप इसको भिन्न में ले जाना। ठीक है, और अब इसको भिन्न में ले जाना। अब मूलधन देखो कैसे मानते हैं, तो अगर मूलधन 2 साल हो तो आप 9 का स्क्वायर मान लेना, मूलधन 3 साल हो तो 9 का क्यूब मान लें। सॉरी, मूलधन बोल रहे हैं हम, अगर ब्याज जो है अगर 2 साल के लिए लगे तो आप 9 का स्क्वायर मान लेना मूलधन को, ब्याज अगर 3 साल के लिए हो तो 9 का क्यूब मान लेना। तो यहाँ 3 साल का अंतर दिया हुआ है, तो हम मान लिए कि मेरा मूलधन जो है 9 का क्यूब मतलब 729। और आपको पता होगा कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बहुत ही प्यारा सूत्र होता है 331, 331। इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो पहले 331 लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको यहाँ समझा रहे हैं फिर से। जैसे मान लो मेरे पास ना मूलधन कितना हो गया बुआ, तो हमने क्या माना था 729 है ना। अच्छा, मेरे पास रेट कितना है, तो 11 इंटीजर 1/9% है ना। अब आप क्या करो, CI निकालना है तो आप 331 लिख दो, लिख दिए। चलो अब आप क्या करो, 729 का 11.1/9% निकालो। तो आपको पता होनी चाहिए, सब मैजिकल नंबर है, 11.1/9% दिखे तो आपको डायरेक्ट 1/9 दिखना चाहिए। और 729 का आप 1/9 करोगे तो आपका आएगा 81, है ना। तो आप इसका जैसे ही निकालोगे तो आपका क्या आ गया, 81 आ गया। ठीक है, लेकिन 729 था ना आपका, तो आपने क्या सर, ठीक है 81 किया, फिर इसका आप 11.1/9% निकालोगे तो 9 आएगा, फिर इसका निकालोगे तो आपका आएगा 1। अभी आप जान लो, अब क्या करते हैं, इसको गुना कर दो, तो 3 से गुना कर दोगे तो आ जाएगा 243, इसको गुना कर दोगे तो आ जाएगा 27, इसको करोगे तो 1। तो अगर आपको बोलता है कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, तो यह आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता, बाद में कुछ दिया होता आप बराबर कर लेते हैं। लेकिन जब आपका बोल देवे कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो ये वाला पोर्शन मेरा अंतर देता है, याद कर लो। ये वाला जो पोर्शन आपका है ये क्या देता है, मेरा अंतर देता है। ठीक है, तो अब बताओ आपका अंतर कितना हो गया, तो 27 और ये कितना हो गया 28। तो मेरा अंतर निकला 28 और सवाल का कितना दिया हुआ है 56 रुपया, ये दिया है ना। तो मेरा 28 56 रुपये के बराबर है, तो मेरा एक सवाल के 2 रुपये के बराबर होगा। और हम जो मूलधन माने 729, तो ये हमारा मूलधन क्या आ जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, और 729 का 2 गुना आप करोगे तो आपका आ जाएगा 1458 रुपया। समझ गए फ्रेंड्स, कोशिश करना समझने की। ऐसे जिस दिन चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो बनाएंगे इस पर अच्छे से चर्चा करेंगे हम लोग। फिलहाल आप जान लो कि इस चीज को 2 साल के लिए तो 2 एक इस्तेमाल करते हैं, 3 साल के लिए 3 एक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज इकलौता एक ऐसा चैप्टर है जो 5 तरीकों से बनता है, और हर एक तरीका स्पेशल क्वेश्चन के लिए लगता है।
आप एक ही तरीके से सारे सवाल तो बना लोगे लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हर एक तरीकों को अलग अलग सीखना पड़ता है, वो आपको हम बता देंगे। फिलहाल आप इतना ही समझिए। चलिए, मैंने सोल्यूशन भी कर दिया, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर मेरा है लास्ट। क्वेश्चन दिया था आपका √13 + 13 + 13 + 13 इन्फिनिटिव का मान क्या होगा। आपने अब तक तो केवल यही पढ़ा था ना कि अगर √20 + √20 + √20 रहे तो आपको बहुत अच्छे से याद है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 4 और जो बड़ा होता है वो आंसर हो जाता है, अगर माइनस हो तो जो छोटा होता है वो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मेरा क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है वह मेरा है √13 प्लस क्या है, √13 प्लस क्या है मेरा, √13, सब पे रूट लगा हुआ है। तब देखो फ्रेंड्स क्या करते हैं, जब ये ब्रेक ना हो सके तब आप क्या फॉर्मूला लगाना, इस जो नंबर दिया हुआ है ना इसको आप क्या करना, 4 से गुना कर देना, ठीक है, और 1 जोड़ देना, ठीक है। अच्छा, तो कितना हो गया आपका, 13 × 52 + 1 √53 हो गया आपका, अब +1 अब /2 क्या हो जाएगा आपका, +1/2, ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब इस टाइप का क्वेश्चन का हम स्पेशल एक वीडियो बना देंगे। इस तरह के जितने भी आते हैं, इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आपका ऐसा पूछ सकता है कि यहाँ अगर 13 हो, यहाँ माइनस रूट तो लगा ही हुआ है, यहाँ मेरा -13 रूट हो, यहाँ +13 रूट हो, तब क्या करेंगे, है ना। कभी सवाल ऐसा भी हो सकता है कि बस यहीं पे रोक देवे, कभी इन्फिनाइट रख देते हैं। इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द हम लोग। फिलहाल आप इतना ही समझो, ठीक है फ्रेंड्स। आज के सेशन में यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो चीज़ ना समझ में आ रहा हो, जो चीज़ मैंने पढ़ा दी उसे मैं रिपीट नहीं करूँ, आप वीडियो देखो, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर कल के सॉल्यूशन में। बाय बाय।